नमस्कार दर्शकों, अपने पिछले अंक में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से सिकंदर कैकय के शासक पोरस से हारा और इसके बाद चाणक्य ने किस प्रकार से रणनीति बनाना शुरू की। अब आगे शुरू करते हैं। पोरस से हारने के बाद सिकंदर ने कुछ युद्ध किए जिसमें उसको विजय भी प्राप्त हुई, लेकिन अब चाणक्य ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। इसी उद्देश्य के लिए चाणक्य का एक शिष्य राजा पोरस से मिला और उसने पोरस से कहा कि जिस सिकंदर को धरती पर कोई नहीं हरा पाया, उसको हराकर आपने उसके गर्व को चकनाचूर कर दिया है, लेकिन आप भारत के सम्राट बनने के स्वार्थ में अब भी उसका साथ दे रहे हैं। आप जैसे वीर पुरुष को यह कृत्य कतई शोभा नहीं देता है। इस सब के बावजूद भी जिस सिकंदर को आपने पराजित कर दिया हो वह तो विश्व सम्राट बने और आप केवल भारत के सम्राट बने। पूरे भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद सिकंदर आपको अवश्य ही धोखा दे देगा। इस प्रकार से चाणक्य की रणनीति के अनुसार प्रेरणा प्राप्त करने के बाद पोरस ने सिकंदर की सहायता करनी बिल्कुल बंद कर दी। उधर एक तो सिकंदर के सैनिक बहुत लंबे समय से अपने देश और परिवार से दूर रह रहे थे, दूसरे वह राजा पोरस के साथ हुए युद्ध में भारतीय सैनिकों की वीरता का लोहा मान चुके थे, तीसरे चाणक्य के शिष्यगणों के द्वारा फैलाई जा रही अफवाहें सिकंदर के सैनिकों का उत्साह नष्ट कर रही थी। इन्हीं सब कारणों से सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने और भविष्य में युद्ध करने से इनकार कर दिया। के लिए अनेकों प्रकार से प्रयास किए, लेकिन वह अपने प्रयास में बिल्कुल भी सफल न हो सका। इतना ही नहीं, उसके सैनिक अपनी समस्याएं सिकंदर के सामने गिनाने लगे। अपनी नाराजगी को सैनिकों से प्रकट करने के लिए सिकंदर अपने शिविर में चला गया और 3 दिनों तक अपने शिविर से बाहर ही नहीं निकला। लेकिन इस सब के बावजूद भी उसके सैनिकों ने अपना निर्णय बदलने से इनकार कर दिया। अतः हारकर सिकंदर ने अपनी वतन वापसी की घोषणा कर दी, लेकिन फिर भी वह मार्ग में कुछ अन्य गणराज्यों पर आक्रमण करता हुआ ही वापस हुआ। जनवरी 321 ईसा पूर्व में सिकंदर ने मालव गणराज्य पर आक्रमण कर दिया। मालव जाति के लोग जो कि बहुत ही लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं, अतः उन्होंने सिकंदर का पूरा प्रतिकार किया और इस युद्ध में सिकंदर की गर्दन पर एक गदा का तगड़ा प्रहार हो गया और उसके सीने में एक ऐसा तीर लगा जो उसके कवच को भेदकर उसकी पसलियों में घुस गया। हालांकि सिकंदर की तत्काल मृत्यु नहीं हो पाई, लेकिन उसके सैनिकों ने वह तीर उसके सीने से निकाल ही दिया, किंतु उसका वह घाव ठीक नहीं हो सका। सिकंदर को घायल देखकर उसके सैनिकों ने मालव गणराज्य में भीषण नरसंहार किया। अंततः जब सिकंदर अपने देश को वापस चलने लगा तो सिकंदर यूं ही वापस नहीं गया। उसने जिन राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, उस अपनी वापसी से पूर्व उसने अपने प्रमुख सेना नायक फिलिप्स को अपना छत्रप नियुक्त कर दिया। उसकी सहायता के लिए अपने कुछ यूनानी सैनिकों को भी छोड़ा। इस प्रकार फिलिप्स को अपना प्रतिनिधि राजा बनाकर सिकंदर वापस अपने देश को चला गया। अपनी वापसी के समय उसने अपनी सेना को 3 हिस्सों में विभाजित किया। 2 हिस्से तो अलग अलग मार्गों से यूनान को चले, लेकिन तीसरे हिस्से के साथ वह स्वयं चला। सिकंदर सिंध के क्षेत्रों और मकराना के रेगिस्तान से होकर के वापस गया, लेकिन मार्ग में अनेक भारतीय लोगों ने विदेशी आक्रांता सिकंदर के साथ युद्ध किया, जिसके फलस्वरूप सिकंदर की सैन्य क्षमता का निरंतर ह्रास होता चला गया। अब तक चाणक्य का अद्भुत शिष्य चंद्रगुप्त अपने गुरु के सानिध्य में एक बलशाली नवयुवक बन चुका था। चाणक्य ने भी अपने गुरुकुल के छात्रों को सैनिक शिक्षा देकर के युद्ध करने योग्य बना दिया था। अब आचार्य चाणक्य की आज्ञा के अनुसार चंद्रगुप्त ने गुरु के छात्रों, आम जनता से आए हुए नवयुवकों तथा तक्षशिला के भूतपूर्व व निर्वासित सेनापति सिंहरण के सहयोग से एक प्रकार से लघु सेना संगठित कर ली थी। चंद्रगुप्त की यह लघु सेना सिकंदर के प्रतिनिधि छत्रप फिलिप्स के अधिकार से विभिन्न गणराज्यों को धीरे धीरे
आने लगी और शनय शनय अपनी शक्ति को भी समृद्ध करने लगी। वहीं दूसरी ओर फिलिप्स की सेना में जो भारतीय सैनिक थे वह भी अब अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने लगे थे। उन्होंने भी धीरे धीरे फिलिप्स का साथ छोड़ना शुरू कर दिया और अंततः एक रात्रि को इसी विषय पर फिलिप्स का भारतीय सैनिकों के साथ विवाद हो गया। बस इसी समय चंद्रगुप्त ने अपने सैनिकों के साथ फिलिप्स के शिविर को घेर लिया। अचानक से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण चारों ओर भगदड़ और अफरा तफरी मचने लगी। और वहां पर भारी अव्यवस्था फैल गई। ठीक उसी समय किसी ने फिलिप्स का वध कर दिया। जब फिलिप्स की मृत्यु की सूचना अपनी वतन वापसी कर रहे सिकंदर को भेजी गई तो उसने अपने सेना नायकों के पास संदेश भेजा कि कुछ दिनों तक स्थिति को संभाला जाए, तब तक मैं कोई अन्य उपाय करता हूं। लेकिन यह संदेश सिकंदर का आखिरी संदेश ही था, क्योंकि इस संदेश को भेजने के कुछ ही दिनों बाद सिकंदर की मृत्यु हो गई। वास्तव में मालव्य गणराज्य में युद्ध करते समय सिकंदर के सीने में जो तीर लगा था उससे बना हुआ घाव पूर्णतः ठीक नहीं हो पाया और उसी घाव के परिणाम स्वरूप सिकंदर की मृत्यु 11 जून 323 ईसा पूर्व को हो गई। सिकंदर अपने अंतिम समय तक अपने वतन नहीं पहुंच पाया। मार्ग में ही बेबीलोन नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। मरते समय सिकंदर ने कहा था कि मैं भारत पर आक्रमण करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, यहां आकर मेरा सर्वनाश हो गया। तो दर्शकों, आज के अंक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अपने आगामी अंक में हम आपको बताएंगे कि आगे आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार से अपनी योजना को परवान चढ़ाया, राजा पोरस का अंत किस प्रकार हुआ और किस प्रकार से चाणक्य ने मगध के सेनापति को अपने पक्ष में कर लिया। दर्शकों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अमृत कलश को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो इसको अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान पर देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य ही करें। धन्यवाद। ओम श्री माधवाय नमः।